Civil's Fundamentals. Building Strong Minds with Stronger Fundamentals. नमस्कार। चलिए एक बहुत ज़रूरी और दिलचस्प सफ़र शुरू करते हैं। ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ की पहली कड़ी है और ये ख़ास तौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए हमने तैयार की है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिसे हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मतलब आधुनिक भारतीय इतिहास कहते हैं, उसकी कहानी असल में शुरू कहाँ से होती है। हमारे पास इस पर कुछ नोट्स हैं, ज़रूरी दस्तावेज हैं, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। हाँ, ये भारतीय इतिहास का वो चरण है जो मध्यकाल के बाद आता है। खास तौर पर ये वो समय है जब आप कह सकते हैं मुगल साम्राज्य का पतन मतलब डिक्लाइन शुरू हुआ और साथ ही नई ऑटोनमस पावर्स और यूरोपीय ताकतें खासकर ब्रिटिश उनका उदय हुआ। अगर हम वो टाइमलाइन देखें ना, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, तो मॉडर्न दौर हाँ मोटे तौर पे 18वीं शताब्दी से शुरू माना जाता है। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी की शुरुआत मतलब 1707 औरंगजेब की मृत्यु का साल, इसे अक्सर एक स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं। तो क्या खास था 1707 में? ये सिर्फ एक तारीख है या कुछ बड़ा बदलाव था? 1707 वाकई एक निर्णायक मोड़ था। देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद ना मुगल साम्राज्य का जो सेंट्रल स्ट्रक्चर था वो तेजी से कमजोर होने लगा। कई कारण थे इसके। उत्तराधिकार के लिए लड़ाइयाँ, वो मनसबदारी जागीरदारी क्राइसिस और जो लगातार लड़ाइयाँ चल रही थीं उनसे शाही खजाना भी खाली हो गया था। तो इसी बैकग्राउंड में 3 मुख्य चीजें एक साथ हो रही थी। पहला, मुगल एम्पायर का डिक्लाइन तेजी से। अच्छा। दूसरा, कई रीजनल पावर्स जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद ये ऑटोनोमस स्टेट्स के रूप में उभर रहे थे। हाँ, खुद मुख्तार हो रहे थे। बिल्कुल। और तीसरा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो धीरे धीरे अपनी पॉलिटिकल और मिलिट्री शक्ति बढ़ा रही थी। और औरंगजेब के बाद के जो मुगल बादशाह थे, उन्हें लेटर मुगल्स कहते हैं ना? हाँ उनका दौर कैसा था? मतलब 1707 से लेके करीब 1857 तक। हाँ, लेटर मुगल्स, उनका दौर तो राजनीतिक अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी का दौर था। लगातार कमजोर होता कंट्रोल इन शासकों का अपने इतने बड़े साम्राज्य पर। जो असल नियंत्रण था ना, वो बस नाम का रह गया था, वीक कंट्रोल था। हाँ। और इसी कमजोरी ने फिर बाहरी आक्रमणकारियों को मौका दिया, जैसे नादिर शाह का हमला, अहमद शाह अब्दाली का। हाँ, वो तो बड़े डिस्ट्रक्टिव हमले थे। बिल्कुल। और साथ ही साम्राज्य के अंदर ही जो सूबेदार थे वो ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गए। और सबसे अहम बात, ब्रिटिश का इंटरफेरेंस और उनकी शक्ति, उनका राइज वो लगातार बढ़ता गया। ये दिलचस्प है कि कैसे एम्पायर की जो इंटरनल वीकनेसेस थीं उन्होंने बाहरी ताकतों के लिए दरवाजे खोल दिए। इतने सारे शासक और वो भी इतने कमजोर शासनकाल वाले, इन्हें क्रम से याद रखना तो मुश्किल होता होगा एस्पिरेंट्स के लिए। हाँ, सही कहा। काफी चैलेंज होता है और शायद इसीलिए इन दस्तावेजों में एक मजेदार निमोनिक दिया गया है इन्हें याद रखने के लिए। बहादुर, जादूगर, फर्जी महल आया और सोया अकबर, बूम। बहादुर, जादूगर, फर्जी महल आया और सोया अकबर, बूम। अच्छा, चलिए इसे समझते हैं। हाँ, शब्द दर शब्द देखते हैं। बहादुर, इससे मतलब है बहादुर शाह प्रथम, ये औरंगजेब के ठीक बाद आए। ओके, बहादुर शाह 1। फिर जादूगर, इससे याद रखें जहानदार शाह। जहादार शाह, ठीक है। फर्जी, यह है फर्रुखसियर के लिए। फर्रुखसियर, हाँ। महल, इससे मोहम्मद शाह, इन्हें रंगीला भी कहते थे। अच्छा, मोहम्मद शाह रंगीला। जी। फिर आया इससे अहमद शाह अहमद शाह, और इससे आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड। सोया, इससे शाह आलम सेकंड, इनके समय बक्सर की लड़ाई हुई थी। हाँ, शाह आलम सेकंड। फिर अकबर मतलब अकबर शाह सेकंड। अकबर शाह सेकंड। और आखिरी में बूम, ये है बहादुर शाह जफर, जिन्हें जफर के नाम से जाना जाता है। बहादुर शाह जफर। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर ये आखिर में बूम क्यों? ये थोड़ा नाटकीय सा है। हाँ, ये नाटकीय है, लेकिन इसका एक गहरा मतलब है। क्या मतलब है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बूम शब्द दरअसल एक प्रतीक है। प्रतीक किस चीज का? ये हमें याद दिलाता है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ, हाँ, सिपाही विद्रोह। उसके बाद अंग्रेजों ने कैसे मुगल साम्राज्य को पूरी तरह से कह सकते एक धमाके के साथ खत्म कर दिया। अच्छा, मतलब द एंड। बिल्कुल। बहादुर शाह जफर जो आखिरी मुगल बादशाह थे, उन्हें बंदी बनाया और रंगून भेज दिया। जी, रंगून भेज दिया गया। तो ये बूम
मुगल शासन के औपचारिक और नाटकीय अंत का सूचक है। समझ गई। तो ये निमोनिक काफी काम का है। हाँ, ये पूरा क्रम कवर करता है, औरंगजेब के बाद से लेकर साम्राज्य के बिल्कुल अंत तक। स्रोत में एक समरी फ्लो भी दिया है जो इस पूरी प्रोसेस को समझने में मदद करता है। पहले डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, ये 18वीं सदी का पहला हिस्सा, फिर राइज ऑफ ऑटोनोमस स्टेट्स मध्य 18वीं सदी, और अंत में राइज ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी 18वीं सदी का दूसरा भाग। अच्छा, ये क्रम समझना तो यूपीएससी की तैयारी के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि ये दिखाता है कि पावर शिफ्ट कैसे हुआ, कैसे एक सेंट्रल पावर कमजोर हुई, फिर रीजनल पावर्स उठी और फिर एक एक्सटर्नल पावर ने धीरे धीरे सबको डोमिनेट कर लिया। तो संक्षेप में कहें तो 1707 के बाद मुगल सत्ता का पतन, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का धीरे धीरे पावरफुल होना, यही सब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की नींव रखते हैं, है ना? इसने भारत में पावर इक्वेशंस को पूरी तरह बदल दिया। बिल्कुल, और ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। क्या ब्रिटिश का जो उदय हुआ, उनका जो राज स्थापित हुआ, वो सिर्फ उनकी अपनी ताकत और स्ट्रैटेजी का नतीजा था, या इसमें उस वक्त के भारतीय शासकों, खासकर लेटर मुगल्स की जो आंतरिक कमजोरियां थीं, उनकी आपसी लड़ाइयां थीं, दूर न देख पाना था, उसका भी उतना ही बड़ा हाथ था? शायद उससे भी ज्यादा। ये सोचना जरूरी है कि कैसे इंटरनल कंडीशंस ने एक एक्सटर्नल पावर के एक्सपेंशन के लिए रास्ता बना दिया। बिल्कुल, सोचने के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है ये। उम्मीद है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत पर हमारी ये चर्चा जानकारी भरी और उपयोगी रही होगी। अगली कड़ी में इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। So, thank you. I hope you all enjoyed it. You were listening to the History Tune, जहाँ हम हिस्ट्री को सिर्फ पढ़ते नहीं हैं बल्कि एक्सपीरियंस भी करते हैं। इस पॉडकास्ट में जितने भी एपिसोड आएंगे उसका कंटेंट स्टैंडर्ड सोर्सेज से लिया जाएगा, जैसे स्पेक्ट्रम है, BL ग्रोवर है, NCERT है, बिपिन चंद्रा है, और हमारा गोल है कि हम पूरी हिस्ट्री को सिंपल और इंटरेस्टिंग बनाएं और निमोनिक्स और ट्रिक्स के थ्रू सारी चीज़ें याद कर लें। आप हमारे इस इनिशिएटिव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके और उनको भी पता चल जाए कि हिस्ट्री इतनी भी बोरिंग नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, इस पॉडकास्ट के थ्रू हिस्ट्री याद करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो कीप लर्निंग, कीप लिसनिंग विद द हिस्ट्री ट्यून। थैंक यू सो मच।